व्यूअर्स, बहुत सी खबरें हैं जी, अपडेट्स हैं, बड़ी धमाकेदार चीज़ें हैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है सैटरडे का, क्योंकि एहतजाज का ऐलान कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की। इससे पहले भी एक दफ़ा किया गया था लेकिन वो फिर मौखर करना पड़ा। इस दफ़ा क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, किस शहर में एहतजाज होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। खान साहब ने जेल से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज भेजा है और ये मैसेज किसके लिए है, खान साहब के इस मैसेज को किसने पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, आपके साथ शेयर करेंगे। मौलाना साहब फुल मूड में हैं और उन्होंने एक और डोज दी है और इस दफ़ा जो डोज है उसमें किस पर्दा नशीन के नाम आए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी मैं। एक अहम रिहाई मिल गई है, जैसे मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि बज़ाहिर लगता है कि अब जेलों के दरवाजे खुलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब असीरान रिहा हो जाएंगे और ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। एक और कारकुन को रिहाई मिल गई है। इसके साथ साथ जनाब पीर बगारा साहब ने GDI के तहत जो आज ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उसमें उनकी तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस तकरीर की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और आखिर ये बनाएगा कौन हुकूमत, ये मौमा अब जो है और ही उलझता नज़र आ रहा है और अब ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के बाद PMLN भी नहीं चाह रही कि वो हुकूमत बनाए। ये क्या खिचड़ी पक रही है आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। खान साहब ने जो आज मैसेज दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज। खान साहब की आज अली मोहम्मद खान साहब के साथ मुलाकात हुई है जेल में और काफ़ी महीनों के बाद ये मुलाकात हुई है। अली मोहम्मद खान साहब ने इसके बाद एक ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने मुलाकात का एक मुख्तसर सा अहवाल लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि खान साहब बिल्कुल माशाल्लाह खैरियत से हैं, हशाश बिशाश हैं, फिट हैं, पुरज़्म हैं और हौसले में हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने यानी खान साहब ने अली मोहम्मद खान साहब की जेल से मुतल्लिक भी पूछा और अली मोहम्मद खान साहब ने अपनी कैद का अहवाल भी उनके साथ शेयर किया और खान साहब ने उनकी सताइश की कि आपने बड़ी हिम्मत और जवामर्दी से जेल काटी। इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब ने बताया है कि जब उनसे सारे इलेक्शन के मामलात और आगे चलने के हवाले से बातचीत हुई तो खान साहब ने इसके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम कोई किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, कोई बदला नहीं लेंगे, बल्कि फतेह मक्का की तरह एक आम तर्ज की माफ़ी होगी। हाँ, अलबत्ता एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ज़रूर बनाया जाएगा जैसे नेल्सन मंडेला ने बनाया था और उसमें तमाम गलतियों का अहाता किया जाएगा और उसके बाद उस सच को जानने के बाद कौम तक वो सच पहुंचाने के बाद आगे बढ़ा जाएगा और किसी से कोई ज़ाती इंतकाम या कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो खान साहब ने दिया है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये भी तासुर ले रहे हैं कि जैसे खान साहब सब कुछ माफ़ कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वो तमाम लोग जिन्होंने इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की, वो तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने कारोबार की कुर्बानियाँ दी, वो लोग जिन्होंने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दी, जिनकी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पामाल हुए, जिनके बच्चों ने सफ़र किया, जिनकी फैमिलीज डिस्टर्ब रही, तो ये सब की पूछगछ कौन करेगा? अगर सबको आम माफ़ी मिल जाएगी तो फिर ये जिन्होंने जुल्म किए हैं उनके जुल्म का हिसाब कौन देगा? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है खान साहब के इस स्टेटमेंट के हवाले से, ये पहले भी वो एक आध दफ़ा इस तरह का स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये नहीं है कि कहना कि जो तमाम जराइम हैं उनको भूल जाया जाएगा, बल्कि इससे पहले भी वो ये बात कह चुके हैं कि जो कोई भी ज़ाती उनके साथ मामलात हुए हैं, जैसे उनके ऊपर केसेस बने हैं, जिस तरीके से उनका घर तोड़ा गया है, जिस तरह जो उनके साथ मामलात किए गए हैं, वो समझते हैं कि उन मामलात से बढ़कर कौम के मामलात हैं। तो वसी तर मफाद में वो अपने साथ की गई ज़्यादतियाँ तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क से आइन और क़ानून का वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए और जिन्होंने जुल्म किए हैं उनका मुहासबा ना हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अरशद शरीफ के कातिल उनको सज़ा मिले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज़िले शाह का जो मर्डर हुआ है उसको सज़ा मिले जो इसमें मुलविस था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन अफसरान का मुहासबा किया जाए जिन्होंने चादर चारदीवारी का तकद्दुस बुरी तरह पामाल किया, रौंदा और जिन्होंने जिस तरीके से जुल्म ढाए लोगों के ऊपर, ये ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ज़ाती जो आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपकी किरदार कुशी की या आपके साथ किया, वो खान साहब का इख्तियार है कि वो माफ़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो कौम ने भुगता है वो बहरहाल खान साहब को माफ़ नहीं करना चाहिए और मेरा नहीं ख्याल है कि वो खान साहब माफ़ करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आगे बढ़ने का रास्ता है उसकी तरफ चला जाए। बहैसियत मजमूई जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, जिससे आगे बढ़ा जा सकता है, वो ज़रूर काम किए जाएँ।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनके जो कुर्बानियाँ हैं उनको पसे पुश्त डालकर रौंद कर और आगे बढ़ जाया जाए, ये किसी तौर मुनासिब नहीं है। तो मैंने तो इसका यही मतलब लिया है कि वो तमाम लोग जो आला ओहदों पर फायज हैं और जो ये समझते हैं कि पता नहीं खान साहब आएंगे तो उनके साथ क्या होगा, या फिर वो तमाम सियासी लीडरान जो खुद खान साहब के साथ तमाम तर कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं, सियासी क़यादत जो है वो अगर ये समझती है कि खान साहब उठा के उन्हें जेलों में फेंक देंगे इसकी पादाश में, तो ये बहरहाल मेरा नहीं ख्याल है कि बदले के तौर पर खान साहब करेंगे। और ना ही मेरा ख्याल है कि खान साहब किसी के जो करप्शन के केसेस हैं, जिस तरीके से वो माफ़ हुए हैं, उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करेंगे या फिर जेन्युइन जिन्होंने जो कुछ किया है सिर्फ उन्हीं का मुहासबा होगा, ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन ये सब बातें उस वक्त होंगी जब खान साहब इक़्तिदार में आएंगे, फिर ही उनको जज किया जा सकेगा कि वो अब आगे क्या कर रहे हैं। फिलहाल जो उन्होंने मैसेज दिया है वो उन्होंने अमन का दिया है और आगे बढ़ने का दिया है, पॉजिटिविटी का दिया है। अब जनाब कल हम देख रहे हैं कि बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है, यानी अब जब आप देख रहे होंगे तो आज का दिन ही कह सकते हैं। सैटरडे के दिन एहतजाज का ऐलान कर रखा है फिर से पीटीआई की तरफ से, और ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि जो अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है इसके ऊपर पहरा देना चाहिए। अवाम का एक दफ़ा हौसला टूट गया तो वो फिर दोबारा कभी जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो ये समझेंगे कि वोट देने का फ़ायदा ही क्या है, हम इतनी मुश्किलात का पहाड़ उबूर करके वोट देकर आएँ और फिर वोट हमारी मर्जी के मुताबिक मुतल्लिका उम्मीदवार को ना पहुँचे तो फ़ायदा क्या है इस सारी एक्सरसाइज का। तो जमहूरियत पर अगर अवाम का एतबार बाकी रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये मैंडेट जो चोरी हुआ है ये अवाम को वापस मिले, और इसके लिए थोड़ी और जद्दोजहद अभी करनी पड़ेगी क्योंकि बज़ाहिर अदालतों में या इलेक्शन कमीशन से इस तरह के मामलात बड़ी तबालत इख्तियार कर जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है कि वहाँ से इंसाफ मिल सके। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि बाहर सड़कों पर भी दबाव बढ़ाया जाए। इसके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल आज हमने GDA की देखी है, जिन्होंने एक बड़ा क्राउड इकट्ठा किया और उसका असर ये हुआ कि तमाम TV चैनल्स ने उस क्राउड को बिल्कुल कवर किया और उसके ऊपर बात हुई बाकायदा, सब ने उसको नोटिस किया। तो ये चीज़ें अननोटिस नहीं जाती, लेकिन इस चीज़ के ऊपर ये भी देखना पड़ेगा कि PTI इस पुरअमन एहतजाज इसको रखने में किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि इस बात का खदशा खुद PTI को भी है कि उनके एहतजाज में कुछ शरपसंदी की जा सकती है। इसी के पेश नज़र हम्माद अज़हर साहब ने ख़ास तौर पर ये हिदायत जारी की अपने तमाम कारकुनान को कि जहाँ उन्होंने बड़ी तादाद में एहतजाज में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हिस्सा लेना है और वो पॉइंट सोशल मीडिया पर गर्दिश करें हर शहर के लिए कि किधर किधर पहुँचना है। वहीं उन्होंने ये बात भी जारी की है हिदायत कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा शख्स जो आपको लगे कि वो शरपसंदी कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई गलत नारेबाजी कर रहा है या जलाओ घेराव कर रहा है, तो ऐसे शख्स को आपने खुद बल के पकड़ के पुलिस के हवाले करना है ताकि कल को ये ना कोई कह सके कि ये हमारा कारकुन था और उसने आके ये काम किया। तो वो इस चीज़ के लिए बड़े मोहतात हैं कि 9 मई तर्ज के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना की जाए जिससे PTI को फिर से एक दफ़ा पीछे हटना पड़े और डिफेंसिव होना पड़े। तो इस बात के लिए उन्होंने कारकुनान को पहले ये हिदायत जारी कर दी है। दूसरा जो इसमें आप बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जी फजलुर रहमान साहब से क्यों बात कर ली, उनके साथ क्या कोई इत्तेहाद हो गया। मेरा ज़ाती इसके ऊपर तज्ज़िया ये है कि फजलुर रहमान साहब से कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा है और ना उनके साथ कोई हुकूमत की शराकत दारी होगी और ना कोई आगे चलकर बहुत ज़्यादा वो मामलात उस तरह के होंगे कि बड़ा उनके साथ कोई ज़बरदस्त रहेगा PTI का रिलेशनशिप। असल में मौलाना साहब का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अपना जमात का जो एक साइज़ है वो बहुत छोटा होने के ऊपर एतराज़ हो रहा है, यानी कि उनका कहना ये कि उनको मुतल्लिका सीटें नहीं मिली हैं और उनके साथ जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी अहम ओहदों से मुतालिक वो पूरी नहीं हो रही, तो वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इसलिए पुराने किस्से कहानियाँ खोल कर, राज खोल कर वार्न भी कर रहे हैं, थ्रेटन भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ PTI को एक कवर भी चाहिए कि बाकी सियासी जमातें भी अगर एहतजाज में शामिल होंगी तो एक तो ये कि अगर सिंपल अकेली PTI एहतजाज करती है तो उसे करने नहीं दिया जाता, और फिर अगर करने ही दिया जाए या ये खुद जमा हो जाए तो फिर मारपीट होती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं और फिर उनके ऊपर अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगते हैं। तो PTI को भी एक तरह का कवर चाहिए कि और सियासी जमातें भी इसमें शामिल हो जाएं ताकि होल एंड सोल आइसोलेट करके PTI के ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना लगाया जा सके और उनको कम से कम कुछ स्पेस मिल सके रोड के ऊपर आने का। तो इस सिलसिले में आज जमात इस्लामी के साथ भी दोबारा बातचीत का आगाज़ कर दिया PTI ने। फिर से उनका वफ्द जो है वो आज अहम मुलाकात के लिए पहुंचा है लियाकत बलोच साहब के साथ। उधर JUIF से भी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट यानी धांधली के ऊपर, एहतजाज के ऊपर बात हो रही है और ये PTI इसीलिए डेलिबरेटली कर रही है ताकि उसे थोड़ी स्पेस मिल सके रोड्स के ऊपर। इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी
या फिर आज जो शेर आफ्ताब शेरपाव साहब की पार्टी है उनसे भी बात हुई है। GDA तो ऑलरेडी तकरीबन अलायंस में ही है PTI के साथ। तो ये सारी जो छोटी पार्टियां हैं ये साथ अगर शामिल होती हैं तो ज़ाहिर है छोटी छोटी पार्टियां जमा करती हैं अपना क्राउड, तो उससे क्राउड भी बड़ा होता है और फिर एक कवर भी मिलता है। PTI को बात सुनने पर लोग मजबूर होते हैं। तो ये PTI ने इस दफ़ा स्ट्रैटेजी बनाई है। देखना होगा अगर ये एक बड़ा क्राउड निकलने में कामयाब होता है तो इसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होगा और उसकी वजह से हमें नज़र आएगा कि वो फैसले तेज़ी से हों। अभी भी मैंने सुना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के नोटिफिकेशन जो हैं वो जारी हुए हैं जिन्होंने जीत हासिल कर ली थी। तो इस तरह अगर लोग बाहर निकलते अपने हक़ के लिए कि भाई हमने अब वोट कर दिया है तो वो हमारा वोट रिस्पेक्ट किया जाए, तो उसके ऊपर फिर एक दबाव तो बड़ा बनता है जब लोग सड़कों पर होते हैं। देखना ये कि ये किस कदर कामयाब किस्म की गैदरिंग होती है। अगर ये होती है तो यकीनी तौर पर इसका इम्पैक्ट आएगा। अब मैं आपको बता दूं जनाब कि क्या जो अहम रहनुमा जिनकी मैं बात करी थी, तो तैयबा राजा साहिबा जो अहम कारकुन हैं PTI की, 10 महीने से ऑलमोस्ट कैद में थी और इनके लिए ज़्यादा लोग इसलिए सिंपैथी दिखा रहे थे क्योंकि ये वाहिद कफील थी, अपने घर की जॉब कर रही थी और ख़र्चा चला रही थी और बहुत अमीर कबीर कोई फैमिली से बेचारी नहीं थी, तो इनकी फैमिली भी सफ़र कर रही थी। अल्टीमेटली 10 महीने बाद इनकी रिहाई मुमकिन हो पाई है, इनकी ज़मानत हो गई और आज उनको छोड़ भी दिया गया, तो ये रिहा हो गई हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को मिली कि जब वो बाहर निकली तो मैंने देखा उनके हाथ में एक बैंड था जो कि PTI के झंडे के कलर वाला बैंड था और उसके ऊपर खान लिखा हुआ था। तो मतलब ये कि 10 महीने जिस तरह मर्जी उनके गुजरे, लेकिन जो उनका वो मोहब्बत का पैमाना था वो कहीं पे भी कम नहीं हुआ और वो आज भी अपने लीडर से मोहब्बत करती हैं, वो आज भी अपने नज़रिए पे खड़ी नज़र आती हैं। तैयबा राजा साहिबा की जो वापसी है उसको PTI ने बड़ा खुशाइंद करार दिया, बड़ा वेलकम किया उन्हें और सब इस बात के लिए दुआ गो हैं कि बाकी भी जो असीर ख़वातीन हैं उनके लिए भी ये जो जेलों के दरवाजे हैं वो खोल सकें। थोड़ा दिल दुखा ज़रूर जब वो अपने वालिद से मिली, क्योंकि उनके वालिद का कुछ दिन पहले BBC पर मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो काफ़ी गमज़दा नज़र आ रहे थे। तो ज़ाहिर है पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा शायद इससे ज़्यादा तकलीफ दे और बात हो ही नहीं सकती। जवान बच्ची उनकी अगर जेल में पड़ी है तो यकीनी तौर पर तकलीफ दे बात है वालिदैन के लिए। तो ये जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि आगे सनम जावेद खान साहिबा हों या और जो दीगर PTI के असीर कारकुनान हैं उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता जेलों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। कल हलीम आदिल शेख रिहा हुए हैं, आज तैयबा राजा रिहा हुई हैं, बहुत सारे लोगों को ज़मानतें मिली हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, स्पेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है PTI के लिए। अब जनाब मैं ज़रा थोड़ी बात ज़रूर करूँगी इस हवाले से भी कि इमरान खान साहब की भी अपीलें दायर हो गई हैं, ये भी मैं एडअप कर दूँ। जो उनको 3 सज़ाएँ हुई थी उसके खिलाफ VC के उसमें अब क्या रिलीफ मिलता है, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि जितने भोंडे तरीके से ये सज़ाएँ सुनाई गई थी ज़्यादा देर ये केसेस नहीं चलेंगे और जल्द ही अगर ये फिक्स होते हैं तो इमरान खान साहब की ये सज़ाएँ मुअत्तल हो जाएंगी। जो आज पीर पगारा साहब ने तकरीर की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। प्रोटेस्ट में उन्होंने ये बात कही कि बिल्कुल जहाँ उन्होंने फ़ौज से इज़हार मोहब्बत किया, फ़ौज की मौजूदगी पर ये ज़रूरत पर ज़ोर दिया कि बिल्कुल हमारा फ़ौज जो है वो, हमारी जो फ़ौज है वो वफाक का एक बहुत यूनाइटिंग फैक्टर है। तो वहीं उन्होंने ये बात भी की कि हाँ बिल्कुल हमें अब देखना होगा कि हमने आगे मुल्क को कैसे लेके चलना है और नौजवानों का जो एक सैलाब आया है इस इलेक्शन में उन्होंने सब कुछ बहा के रख दिया है। तो हमें उनकी इस वोट की कदर करनी होगी, उनको अपने सिस्टम में वेलकम कहना होगा क्योंकि आज वो वोट के ज़रिए इनकलाब लेके आना चाहते हैं, तब्दीली लाए हैं, अपनी चॉइस उन्होंने बताई है, तो हमें उसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि वो किसी और तरफ ना सोचें। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की कि खान साहब की हिमायत में भी उन्होंने बयान दिया कि इमरान खान मुझे चोर नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि अगर तोशा खाना के ऊपर आपने उनका केस बनाया तो ये कोई छोटी मोटी बेज़ाब्तगी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन इसको हम चोरी नहीं कह सकते क्योंकि इमरान खान कोई बंदा वाहिद नहीं था जिसने कोई तोशा खाना से कोई गिफ्ट हासिल कर लिया। इससे पहले तो लोगों ने गाड़ियाँ तक ली हैं। तो अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब चोर हैं। तो ये बड़ा उन्होंने भारी बयान दिया इमरान खान साहब की हिमायत में। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही कि जिस तरह के हालात हो रहे हैं, अगर अवाम के मैंडेट को वापस तस्लीम नहीं किया जाता, सही तौर पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते, तो इस सूरत में ख़तरा है कि ये कोई भी हुकूमत नहीं बना सकेगा। तो फिर क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाएगा? मार्शल लॉ की बहुत से और लोग भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो क्या मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। ये बात इसलिए बुनियादी तौर पर की जा रही है कि इस वक्त हम देख सकते हैं कि वफाक में बहुत ही डिवाइडेड किस्म का मैंडेट है
और पीपल्स पार्टी भी कोई इतनी ईगर नहीं है, चॉइस नहीं है उसकी कि वो हुकूमत में बैठे, और पीटीआई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि वो बगैर अपनी सीटें मिले किसी से इत्तेहाद करके बैठे, क्योंकि वो अगर किसी बड़ी पार्टी से यानी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन से इत्तेहाद करती है तभी वो हुकूमत बना सकती है, तो वो ज़ाहिर है उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना उसकी चॉइस हो सकती है। और तीसरी तरफ पीएमएलएन भी अब जो पहले विक्ट्री स्पीच करके गए थे वो भी अब पीछे हट गए हैं, और आज जो पीएमएलएन का भी इजलास हुआ है उसके अंदर अक्सरियती अरकान ने ये राय दी है कि वफाक में हुकूमत ना बनाई जाए और अपोजिशन में बैठा जाए। ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें सिर्फ हुकूमत लेना बेवकूफ़ी नज़र आ रही है। ख़ुद बहुत सारे लोग ये तस्दीक करें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ज़्यादा वफाक में गवर्नमेंट बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, और उनका कहना है कि ज़्यादा फोकस जो है वो पंजाब पे रखा जाए, वहाँ पर डिलीवर भी किया जाए, और वफाक में अगर हुकूमत बनती है तो ठीक है, नहीं भी बनती तो खैर है। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर नून ने भी हुकूमत नहीं बनानी, पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत नहीं बनानी, पीटीआई भी हुकूमत नहीं बना रही, तो फिर आखिर वफाक चलेगा कैसे, कैसे हुकूमत बनेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग इस पर क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि अगर ये खींचातानी और सियासी जमातें आपस में ना मिल बैठी तो कहीं मार्शल लॉ ही ना लग जाए। मुझे इसका इम्कान तकरीबन 0% लगता है, क्योंकि मार्शल लॉ के बिल्कुल भी हालात नहीं है। आईएमएफ से आगे आपको डील करनी है, और आईएमएफ बिल्कुल भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के अलावा आपके साथ डील नहीं करने के लिए तैयार। दूसरी बात ये कि मुल्क का ख़जाना खाली है, और आमतौर पर हम देखते हैं कभी भी मुल्क में मार्शल लॉ लगा है तो ऐसे हालात में नहीं लगता कि जब पहले ही मुल्क का ख़जाना खाली हो, और मुल्क में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अनरेस्ट है और क्राइसिस है, तो इसका हल कतई तौर पर भी कोई मार्शल लॉ नहीं हो सकता। इसका हल सिर्फ एक स्टेबल गवर्नमेंट हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो स्टेबल गवर्नमेंट फिर आखिर बने कैसे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों बड़ी जमातें जिस भी अपनी अपनी मसाइल की वजह से इस तरह की पोजीशन में है कि कोई भी इस वक्त हुकूमत नहीं बना सकता। तो इसका आसान हल तो यही है कि पीटीआई का जो मैंडेट है, जो सीटें उसकी चुराई गई हैं, उसको वापस की जाए, और इसके लिए अभी ऑप्शन भी मौजूद है, यानी अपीलें हैं उनकी। आप अपीलों में जो उनका हक सच पे फैसला बनता है वो करें, मेरिट पर उनकी सीटें उन्हें मिल जाएंगी तो वो अकेले भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। तो पीटीआई अगर हुकूमत बनाती है वफाक में तो उसके बाद जो है चीज़ें आगे चल सकती हैं। इस पर बहुत सारे लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई को सिर्फ वफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, पंजाब के बगैर हुकूमत का फ़ायदा नहीं है। जबकि मेरा ये ख्याल है कि अगर एक दफ़ा वफाक में हुकूमत बन जाती है पीटीआई की तो ज़ाहिर है वो सिस्टम के अंदर वापस आ जाती है। आप उसके बाद बिल्कुल ये कर सकते हैं कि अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं उसको यानी आइन और कानून में जिस किस्म की चीज़ें हुई हैं, तरमीम अजीबो गरीब किस्म की, वो ठीक कर सकते हैं। आप बेहतर तकर्रियाँ कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप वफाक में अगर आप चीज़ें बेहतर कर लेते हैं तो उसका असर पंजाब में भी जाता है, और वहाँ पे भी फिर आप ये जो प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो भी रिगिंग हुई है उसके थ्रू आप अपनी सीटें वापस भी ले सकते हैं। तो वो बहुत, जब आप हुकूमत में आते हैं तो ज़ाहिर आपके पास एक ताकत होती है, आप चीज़ों को अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर वफाक की हुकूमत मिलती है पीटीआई को तो उसको ज़रूर बनानी चाहिए। इसी से उनको आगे जो है सिस्टम ठीक करने का मौका मिलेगा, मुल्क में भी बेहतरी आएगी। अगर हम देख सकते हैं कि खान साहब के केसेस का मामला हो या फिर जो एक अजीबो गरीब डंडे वाला कल्चर चल रहा है वो ख़त्म होगा, फिर जाहिर है बेहतर तकर्रियाँ होंगी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये रिगिंग वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज से सॉल्व हो सकती हैं। फिर अगर मौका मिले तो आप बिल्कुल पंजाब में हुकूमत भी बना सकते हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि चूँकि जी पंजाब में नहीं मिल रही, अब हमने वफाक भी नहीं लेना, तो इस किस्म की मेरा ख्याल है चीज़ों में अटकना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी फौरी अगर कोई ये कहे कि जी नए इलेक्शन फौरी हो जाएंगे तो वो अभी नहीं होने वाले, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप अपोजिशन में बैठे हैं, और फिर अपोजिशन में बैठ के आप शोर शार तो मचा सकते हैं लेकिन फिर चीज़ें बेहतर करवाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर जल्दी चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको वफाक में भी गवर्नमेंट मिलती है तो उसको हाथ से ना जाने दिया जाए। लेकिन ये होगा कैसे, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला है, क्योंकि फ़िलहाल इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता कि उनको सीटें वापस मिलें, क्योंकि पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के साथ तो वो बिल्कुल इत्तेहाद करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। लेकिन ये हो सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी से उनकी कोई ऐसी बात हो जिस तरह की पीपल्स पार्टी नून का कह रही है कि जी हम आपके वज़ीर आज़म को सपोर्ट तो कर देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, तो क्या उनकी ये ऑफ़र पीटीआई के लिए भी होगी? आने वाले दिनों में काफ़ी ट्विस्ट आ सकते हैं। आप ये देखिए, ये आने वाले दिनों में जो ट्विस्ट आएंगे उसी से ही फिर सूरत हाल क्लियर होगी कि मामला जा किस तरफ रहे हैं। खुद मौलाना और जरदारी साहब की आपस में जब क्लिश भी शुरू होगी, आज मौलाना साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जरदारी साहब मफाहमत के नहीं मफादात के बादशाह हैं।
तो बेसिकली बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये अगर मज़ीद ख़राबियाँ हुई, ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं वो अपना रुझान अब पीटीआई की तरफ करती नज़र आ रही हैं, क्योंकि सबको ये नज़र आ गया है कि जो पीटीआई के साथ खड़ा था उसकी बल्ले बल्ले हो गई है, जो पीटीआई के खिलाफ खड़ा हुआ है वो थल्ले थल्ले हो गया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।